गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है स्वेच्छा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा में 39 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें स्वेच्छा भी एक परिभाषा है। इसमें तकरीबन 32 से 35 परिभाषाओं पे, हर परिभाषा पे अलग अलग वीडियो में मेरे चैनल पर बना चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे स्वेच्छा। स्वेच्छा से मतलब ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से जो कार्य करता है। इसका एक उदाहरण देके भी मैं आप समझा देता हूं कि एक व्यक्ति ने लूट का इरादा किया और किसी शहर में जो बड़े नगर सेठ का घर था, उसमें पूरी तैयारी के साथ लूट कारित करने के उद्देश्य से आग लगा दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। वो जानता था कि संभवतः इस कार्य से मृत्यु कारित हो जाएगी, तो ये उसके द्वारा अपराध किया गया। भले ही उसको दुख हो कि उससे मृत्यु कारित हो गई और उसका मकसद लूट कारित करने का था, लेकिन वो दुखी भी हुआ कि उससे मृत्यु कारित होगी, लेकिन वो जानता था कि इस कार्य से कोई व्यक्ति मर सकता था, तो ये स्वेच्छा माना जाएगा। ये उदाहरण बुक में भी दिया गया है और बुक में जो परिभाषा दी गई है उसमें से मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। हम भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अनुबंध भी करते हैं। तो अनुबंध में दो पार्टियों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उदाहरण के तौर पे ए ने बी को कोई मकान बेचा और बयाना पेटा राशि उसको दे दी, और बाकी की राशि देने का एक निश्चित तारीख को तय हुआ कि इस तारीख को दे के इसका रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करवा लिया जाएगा। तब उसमें दो गवाहों के दस्तखत भी होते हैं और आखिरी में एक लाइन लिखी जाती है पेरा में, यह अनुबंध पत्र दोनों पक्षों ने बिना किसी डर दबाव के, स्वेच्छा से, राजी खुशी से, पूरे होश हवास में, बिना किसी अनुचित दबाव के किया है। उसमें भी स्वेच्छा से, सहमति से, राजी खुशी से, बगैर किसी दबाव के ये शब्द इस्तेमाल होता है। जो अनुबंध पत्र का मुख्य आधार माना जाता है, उसको इसलिए लिखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को डरा धमका के अनुबंध पत्र करा लिया गया हो, तो इसलिए ये शब्द उसमें भी लिखा जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत जो अनुबंध किए जाते हैं, चाहे वो खरीदने बेचने का अनुबंध हो या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हो, उसको स्वेच्छा होना आवश्यक है और आपसी सहमति से, राजी खुशी से होना आवश्यक है। तो आइए सर, अब मैं आपको बुक में से परिभाषा पढ़ के बता देता हूं। जो स्वेच्छा की जो परिभाषा बुक में दी हुई है, इसमें ये बताया गया है 33वें नंबर पे इसको बताया गया है, स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे कारित होना संभव है, तो ये स्वेच्छा माना जाएगा। इसका एक उदाहरण है जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको समझाया था, लूट कारित करने के उद्देश्य से बड़े नगर सेठ के घर में रात को आग लगाने का, वो बुक में भी दिया गया है। तो इसमें जो वर्ड टू वर्ड दिया वो पढ़ के भी बता देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको प्रारंभ में समझा दिया है। इसका उदाहरण है, का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभव है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की, ये माना जाएगा। ये स्वेच्छा की परिभाषा में बताया गया है। ये बुक के अंदर से मैंने आपको परिभाषा पढ़ के बताई है। ये बीएनएस है सर, 2023 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। एक लगाया 358 इसमें धाराएं हैं, उसी की धारा 2 पे हम वीडियो बना रहे हैं और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसी पे मैंने एक ई बुक भी तैयार की है और उसमें स्वेच्छा जो कार्य किए जाते हैं उनके कुछ उदाहरण भी तैयार किए हैं। उन उदाहरणों के साथ आसान शब्दों में मैंने जो ई बुक तैयार की है, अब आगे की जानकारी आई है सर, मैं आपको उसमें से प्रदान करता हूँ। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, विधिक परिभाषा को हम पहला देख लेते हैं। इसमें धारा 2 के अनुसार स्वेच्छा का अर्थ है किसी व्यक्ति का अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव या विश्वास के किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय लेना, यह स्वतंत्र इच्छा, इच्छा शक्ति और आत्म निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है। इसी को स्वेच्छा कार्य करना कहा जाता है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं सर। सरल उदाहरण इसमें जो तैयार किए गए हैं, स्वेच्छा से निर्णय लेना नंबर 1 उदाहरण है सर। इसमें जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, तो वह स्वेच्छा से कार्य करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी जबरदस्ती के अपनी नौकरी छोड़ दी, तो यह उसकी स्वेच्छा से किया गया निर्णय माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया कि मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता हूं राजी खुशी इसी के साथ, तो यह माना जाएगा कि उसकी स्वयं की इच्छा थी। एक उदाहरण हो गया। हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, स्वेच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर। जब दो पक्ष किसी समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं
और दोनों ने बिना किसी दबाव या डर के इसे स्वीकार किया, दोनों पक्षों ने उस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया, तो ये स्वेच्छा से किया गया कार्य माना जाता है। उदाहरण, दो कंपनियां जब एक साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हैं तो यह उनके स्वेच्छा से किया गया निर्णय होता है। ये जो एग्रीमेंट किया जाता है इसकी नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करवाई जाती है। तो नोटरी कराने का जो मुख्य उद्देश्य और मकसद होता है वो यही होता है कि नोटरी वकील साहब ये प्रमाणित करें कि दोनों पार्टियों ने उनके समक्ष अनुबंध में जो लिखा हुआ उस बात पे सहमत होते हुए दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, उनके समक्ष एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर किए और वही हस्ताक्षर उनके रजिस्टर में भी किए। तो यदि एक पक्ष उसमें बेईमानी करता है और मुकर जाता है अनुबंध का पालन से, और यदि कोर्ट में अनुबंध पालन का दावा पेश किया जाता है, तो नोटरी वकील साहब के द्वारा की गई नोटरी इस बात का सबूत होती है कि इसको करते समय किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या डर दबाव नहीं किया गया था और दोनों पक्षों ने उनके समक्ष इस पे दस्तखत किए थे, राजी खुशी से दस्तखत किए थे। तो ये एक नोटरी कराने का एक अतिरिक्त साक्ष्य आपको प्राप्त होता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा उदाहरण है हमारा स्वेच्छा से विवाह। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे से विवाह करता है और यह विवाह बिना किसी दबाव के केवल अपनी इच्छा से होता है तो यह स्वेच्छा से किया गया कार्य माना जाता है। दो लोग आपस में विवाह कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लिया या पारिवारिक की सहमति से उनका विवाह तय हुआ, उन्होंने विवाह किया, तो ये सब कार्य स्वेच्छा से विवाह करना कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत है कि इसको हम एक उदाहरण से इस प्रकार से समझ लेते हैं कि रात में 5 लोग गए और किसी के घर पे हमला किया, उसके घर में 1-2 सदस्य से वहां से अपहरण कर लिया या डरा धमका के उनसे कहा कि इसकी शादी हमारे साथ आपको करना पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है वो स्वेच्छा से नहीं किया जाता है, इसको माना जाएगा कि डरा धमका कर वो कार्य किया गया। स्वेच्छा से सहमति, ये सारे चौथा नंबर का उदाहरण। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए अपनी सहमति देता है और यह सहमति बिना किसी बाहरी दबाव या गलत फहमी के होती है तो यह स्वेच्छा से दी गई सहमति मानी जाएगी। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान देने के लिए सहमत होता है तो यह उसकी स्वेच्छा से दी गई सहमति है। हर व्यक्ति को अधिकार है सहमति से मतलब स्वेच्छा से उस संपत्ति का दान कर सकता है। इसी प्रकार से वसीयत भी लिखी जाती है, अंतिम इच्छा पत्र होता है तो वो भी उसकी स्वेच्छा से लिखा जाता है, ना कि किसी के डर दबाव से। यदि उसमें साबित क्या कर दिया जाता है विल में कि ये डर दबाव के आधार पर लिखी गई थी तो उस विल को जो है कि विधि अनुसार बनाया गया नहीं माना जाएगा। इसका अगला उदाहरण है सर, स्वेच्छा का कानूनी महत्व क्या होगा। इसमें स्वेच्छा से किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुबंध पर बिना स्वेच्छा के हस्ताक्षर करता है जैसे दबाव, धोखाधड़ी या डर के कारण, तो अनुबंध अमान्य हो सकता है। यह सर बिल्कुल स्पष्ट बात है जो मैंने आपको बताई थी। जो एग्रीमेंट की महत्वपूर्ण शर्त है, नेसेसरी शर्त है कि यह अनुबंध पत्र बिना किसी डर दबाव के पूरे होश हवास में राजी खुशी से 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में 500 रुपए के स्टाम्प पर किया जाकर नोटरी वकील साहब से इसकी नोटरी करवाई गई। ये सारी बातें उसमें दिखाई जाती हैं। हमारे आधार कार्ड भी इसके साथ हमने चस्पा कर दिए हैं, हमारे फोटो भी इस पे कलर पासपोर्ट फोटो लगा दिए, गवाहों ने भी उसके कलर पासपोर्ट फोटो उस पर लगा दिए और गवाहों के फोटो पे भी आधे फोटो पे और आधे सिग्नेचर नीचे लिए जाते हैं, नोटरी वकील साहब से नोटरी करवाई जाती है। ये सब करने का जो मेन मकसद होता है, मकसद यही होता है कि बाद में यदि कोई डिस्प्यूट पैदा हो तो उसको चैलेंज इतनी आसानी से नहीं किया जा सके। ये माना जाएगा कि वो सब कार्य स्वेच्छा से किया गया था, अब दूसरी पार्टी बेईमानी पर उतर आई है, इस वजह से वो झूठ बोल रही है कि अनुबंध उससे डरा धमका कर किया गया है, क्योंकि इतने सारे एविडेंस वहां मौजूद रहते हैं, उन गवाहों के सारे कैरेक्टर, उनका आचरण, परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन, हर चीज देखी जाती है। इसीलिए एक नोटरी एडवोकेट का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी अनुबंध को नोटरी करने में। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा से सहमति, स्वेच्छा से दी गई सहमति और कानूनी प्रक्रिया। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में अपनी स्वेच्छा से बयान देता है या किसी कार्रवाई में भाग लेता है तो यह उसकी स्वेच्छा से दी गई सहमति मानी जाती है। इससे संबंधित कानूनी परिणाम होते हैं, जैसे इस व्यक्ति के द्वारा दिए गए बयान को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति अदालत में उपस्थित होकर किसी के दावे के समर्थन में बयान देता है तो यह माना जाता है कि उसने स्वेच्छा से ये बयान दिए। उदाहरण के तौर पर यदि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर मालिक होने का दावा लगाया जाता है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में 2 स्वतंत्र साक्षी भी होते हैं जिनके सामने रजिस्ट्री का निष्पादन होता है। वो अदालत में यदि उपस्थित होकर ये गवाह देते हैं कि क्रेता के द्वारा हमारे समक्ष इतने रुपए की राशि में इस मकान, प्लाट या जमीन को क्रय किया गया था, रजिस्टर ऑफिस में हम उपस्थित हुए थे, क्रेता ने विक्रेता को राशि का भुगतान किया था और विक्रेता के द्वारा क्रेता की जमीन पर कब्जा भी दिया गया था और वर्तमान में भी क्रेता ही का ही कब्जा है। अब विक्रेता के मन में बेईमानी आ जाने के कारण वो ये झूठा आरोप लगा रहा है
कि जो है कि उसको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन उसने डरा धमका कर किया गया या उससे पूरा पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ, जो भी आधार वो लेके आता और जबर और बलपूर्वक क्रेता से कब्जा छीनने के लिए प्रयासरत है और किसी भी क्षण क्रेता से कब्जा छीन सकता है, इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जा। ऐसी भी मांग दीवानी दावों में की जाती है और ये आधार भी होते हैं कि यदि विक्रेता वो कहता है तो उसको ये बात नहीं मानी जाएगी। और वो जो दो गवाह है, जो हमारा मैंने कहने का मेरा जो मैंने इंटेंशन था कि वो दो गवाही जो गवाही देते हैं अदालत में उपस्थित होके, ये जो मैंने आपको अभी बताई, तो ये माना जाएगा कि गवाही उनके द्वारा स्वेच्छा से और राज्य खुशी से ही दी गई है और उसको क्रेता यानी वादी के समर्थन में स्वतंत्र और निष्पक्ष साक्ष्य के रूप में अदालत के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आगे हम देखते हैं सर इसमें उदाहरण इसका। स्वेच्छा वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव या विवशता के किसी कार्य को करने का निर्णय लेता है। यह निर्णय पूरी तरह से उसके विवेक और स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें अंत में जो निष्कर्ष है सर हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्वेच्छा का आखिर मतलब क्या होता है। वो तो बुक में से भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया, इतने सारे उदाहरण भी बता दिए, लेकिन निष्कर्ष और देख लेते हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या होता है स्वेच्छा का। स्वेच्छा का मतलब है किसी व्यक्ति का अपनी पूरी इच्छा से बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेना। कानूनी अनुबंध, सहमति, अन्य कानूनी कार्यों में स्वेच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी व्यक्ति ने दबाव, डर या धोखाधड़ी के तहत कोई निर्णय लिया है तो यह स्वेच्छा से लिया गया निर्णय नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे इसको हम सर ऐसे समझ सकते हैं, जो कि यदि किसी व्यक्ति से प्लाट जबरदस्ती डरा धमका कर खरीदा गया। उदाहरण के तौर पे रात को कुछ गुंडे गए उसके मकान पर और उसका दरवाजा खटखटाया। उसने भलमानसी में या सहज भाव में दरवाजा खोल दिया। ये पांचों छह गुंडे अंदर घुस गए घर के अंदर और उसके कनपट्टी पे बंदूक रख दी कि इस विक्रय विलेख के कागज पे, अनुबंध पत्र पे आप दस्तखत करो और अगर आप दस्तखत नहीं करोगे तो हम आपको गोली मार देंगे। यह परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी और उससे जबरदस्ती उस पर दस्तखत करा लिए। नोटरी भी नहीं करवाई, क्योंकि नोटरी वकील साहब का तो काम ही नहीं है ऐसी गुंडागिर्दी में। भला नोटरी वकील साहब जाएंगे तो हर काम लीगल ही होगा। कोर्ट में आएंगे या वकील साहब घर पे भी जाके करते हैं तो वो तो लीगल ही करेंगे। नोटरी वकील साहब को तो लेके गए नहीं, बंदूक और हथियार लेके गए और धमकी दी और उस पर एग्रीमेंट पे दस्तखत करा लिए। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये डरा धमका कर किया गया, बिना किसी राजी खुशी से, बिना सहमति से करवाया गया। दो उनके ही गवाह उन्होंने रख लिए उन गुंडे बदमाश लोगों ने और जबरदस्ती अनुबंध उसको करवा लिया। तो उसके जस्ट बाद जब क्रेता अगले दिन सुबह होती है तो वैसे ही अपने घर के लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बताता है। वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसकी प्राप्ति को अपने पास रख लेता है। तो ये उसका हो गया प्राथमिक चरण, जो इस बात का सबूत है कि उसके साथ जबरदस्ती से डरा धमका कर ये दस्तखत करवाए गए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय को वो जो है कि इसकी सूचना देता है और उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में उस अनुबंध को शून्य करने का दावा जज साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दे, इन्हीं परिस्थितियों और इन्हीं आधारों को बताते हुए। उन पुलिस थाने की रिपोर्ट, पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई रिपोर्ट और उसके अलावा उसके पुलिस के द्वारा भी इस पे जो है कि उनके ऊपर मुकदमा एफआईआर दर्ज की जाएगी, प्राइवेट कंप्लेंट भी इसमें लगाई जा सकती है। तो उसकी कॉपी के साथ वो उस अनुबंध को शून्य घोषित कराने का दावा लगा सकता है कि ये इस तारीख को इतनी बजे रात में मेरे घर में घुसे थे और बंदूक को उन्होंने मेरी कनपट्टी पे रखा था और मुझसे कहा था कि दस्तखत कर, और उस सिचुएशन में मेरे से ये जबरदस्ती अनुबंध पे दस्तखत करवाए थे और इस अनुबंध को लेके ही अब मेरे भूमि, प्लाट, मकान को हड़पना चाहते हैं। तो इसलिए इस अनुबंध को शून्य घोषित किया जाए और थाने की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई रिपोर्ट आदि की कॉपी भी उसके साथ लगाई जाएंगी। उसका एविडेंस भी लिया जाएगा, उसका, उसके घर के सदस्यों का वो गवाह जज साहब के समक्ष कराएगा और उसके अलावा पड़ोसियों के, जिनको जैसे ही सुबह होते ही उसने सारी घटना से अवगत कराया, सारी जानकारी दी जाएगी। तो इन सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत में जज साहब के द्वारा पूरी बारीकी से गुण दोषों के आधार पर जांच करने के बाद ऐसे अनुबंध पत्र को शून्य और निरस्त भी कर दिया जाता है। इससे वो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। वो सोच रहे थे कि हमने दादागिरी और गुंडागिरी से दस्तखत करा लिया अनुबंध पत्र पे, प्लाट मकान हमारा हो गया। तो उसका एक तरीका भी है सर कि इस तरीके से अगर कोई कार्य होता है डरा धमका के, तो उसको जज साहब के द्वारा, अदालत के द्वारा शून्य भी घोषित किया जा सकता है। उससे इस प्रकार के लोग जो जबरदस्ती अनुबंध करके संपत्ति हड़पना चाहते हैं कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सर आज का जो टाइटल है स्वेच्छा, उस पर मैंने पूरी मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अगला हमारा टॉपिक होगा विल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में विल की क्या परिभाषा दी गई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको विल पे बताने से पहले जानकारी बता दूं कि ये ई बुक ही है, इसका मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं ई बुक का ये टाइटल है मेरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या।
इसी शीर्षक से ये मेरे स्टोर पे आपको मिलेगी और इसी की लिंक भी मैं मेरे वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप में से किसी को भी आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज मात्र कीमत मेरी रखी गई है मेरे द्वारा। मेरे कई व्यूअर्स का कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसका पीडीएफ भी हमें उपलब्ध कराएं, तो ये सुविधा मैंने आप लोगों के लिए चालू कर दी है। और परिभाषा के मूल्य और महत्व को बताने के लिए सर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। इस ई बुक के प्रारंभ में भी लिखी हुई है वो कि तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो बुक के प्रारंभ में इसलिए दी गई है कि आप इसको पहले ही समझ लें, ताकि बुक के अंदर जहां जहां इनका इस्तेमाल हुआ है आप उन परिभाषाओं से उसके पूरी लाइन का, पूरे सेंटेंस का अर्थ आप समझ सकें। इसको कुल 39 परिभाषाओं में बताया गया है धारा 2 में, और उन 39 परिभाषाओं में से हर परिभाषा पे मेरे द्वारा एक परिभाषा पे पृथक एक वीडियो बनाया गया है। ये पूरी मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी सर, उसके बाद मैं अगला टॉपिक लूंगा। बीच में मेरे कई व्यूअर्स के सवालात भी आते हैं, तो उनके भी जवाब के लिए मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक तैयार करके और उस पर भी वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी वर्तमान में मेरे द्वारा मेरे व्यूअर्स के द्वारा जो पूछे गए सवाल थे नोटरी से रिलेटेड, उन पे वीडियो बनाए। उसमें नंबर 1 है हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड। 1 घंटे का वीडियो मैंने सर बनाया पूरी नोटरी ट्रेनिंग का, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और उसकी ई बुक भी बनाई है जो मेरे उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने कॉपी पेस्ट की है। और उसी में उन 6 सीलों का और 10 सीलों का, जो शपथ पत्र पर लगाई जाने वाली कुल 6 सीलें और अनुबंध पत्र पर लगाई जाने वाली 10 सीलों का पूरा प्रोफार्मा भी उसी ई बुक के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया है। और उसकी पूरी ट्रेनिंग मुझसे जहां तक बन सकता था आप लोगों के लिए द्वारा मेरे उसमें देने की कोशिश की गई है। उसको आप देख सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि सर नोटरी के रजिस्टर के 11 कॉलम पे आप वीडियो बनाए, तो मैंने नोटरी के रजिस्टर के कुल 11 कॉलम, नियम 15(2)(ई) और नियम 11(2)(ई) 11(2) और प्रारूप XV नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत कुल 11 कॉलमों पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो 1 घंटे का वीडियो है सर। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, ये भी 1 घंटे का वीडियो है। नोटरी के कुल 11 कॉलम, ये भी 1 घंटे का वीडियो है। और इसकी ई बुक भी मैंने तैयार करके उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दी है। इसमें मैंने ई बुक में पूरी जानकारी दी है कि उन 11 कॉलमों में क्या लिखा जाएगा, क्या एंट्रीज की जाएंगी, किस प्रकार से की जाएंगी, नहीं लिखने के क्या परिणाम होंगे, सही लिखने के क्या फायदे मिलेंगे। ये पूरी डिटेल जानकारी ई बुक के अंदर मेरे द्वारा दी गई है, वीडियो में भी दी गई है, और वीडियो में उस ई बुक के अंदर से पढ़ के बहुत सी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इसमें नोटरी के टिकट कहाँ चस्पा किए जाएंगे, सीलें कहाँ किस प्रकार से लगाई जाएंगी, दो पेनों जो पेज के जो जॉइंट रहते हैं वहां छोटी गोल सील किस प्रकार से लगाई जाएगी, बड़ी सील कहाँ लगाई जाएगी, नोटरी वकील साहब की सील किस प्रकार से लगाई जाएगी, शपथ पत्र पर लगने वाली कुल 6 सीलें, अनुबंध पत्र पर लगने वाली 6 सीलें, इन सबका मैंने प्रैक्टिकल जानकारी उस वीडियो में दी है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो वर्तमान में ये जो वीडियो है सर हमारा BNS की धारा 2 का स्वेच्छा, उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसी प्रकार से जिन नोटरी अधिवक्ताओं को COP प्राप्त हो चुका है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होने के बाद आगे कार्रवाई कैसे चालू करेंगे, तो उस पर भी एक पूरा वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। उसमें आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, कैसे चालान भरा जाएगा, कहां से नोटरी टिकट ली जाएगी और किस प्रकार से नोटरी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, उस पर वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से नोटरी सेल के द्वारा सभी नोटरी अधिवक्ताओं के एफिडेविट में डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं। तो नोटरी सेल के द्वारा डिफेक्ट को कैसे क्लियर किया जाए JMFC महोदय के शपथ पत्र में, तो उसके एफिडेविट की ड्राफ्ट और उस पर एक वीडियो भी मेरे द्वारा बना दिया गया। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसकी ई बुक भी अपलोडेड है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियों पे मैंने वीडियो बना दिए हैं। और जो मेरे व्यूवर्स का सवाल है, वो जैसे मेरे कुछ व्यूवर्स ने पूछा था कि उसको कोई गलती हो जाए तो कैसे दूर करें, तो वो उस पर भी सर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और अभी वर्तमान में BNS के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद CPC और पूरा ला खुला पड़ा हुआ है सर मैदान। मैं सभी पे बड़े आसान तरीके से आपके लिए वीडियो तैयार करके जानकारी प्रदान करता हूं, ताकि वो आसान तरीके से आपको समझ में भी आ सके, व्यवहारिक रूप में भी आ सके। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे मैं व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर जो कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने में हमें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं सर। अब मेरे द्वारा किस प्रकार से अदालत में हमारे जो अधिवक्ता साथी है, नए अधिवक्ता साथी हैं, किस प्रकार से फौजदारी केसों में प्रति परीक्षण किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, मारपीट के केसों में, लड़ाई झगड़े के केसों में, मर्डर में, हत्या में, इस प्रकार में, लूट में किस प्रकार से डिफेंस लिया जाएगा यदि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया,
ये सर सिर्फ झूठे फंसाए गए व्यक्तियों के लिए ही मेरे द्वारा तैयार की जाएगी। किसी अपराधी को मुक्त कराने के लिए मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। एक सच का साथ हमें देना है। अगर किसी को झूठा फंसाया गया है तो हमें उसकी हेल्प करना है। उस पर पूरा वीडियो मैं आगे आने वाले समय में लाऊंगा। और इसी प्रकार से दीवानी दावों की ड्राफ्ट किस प्रकार से की जाएगी, कोर्ट फीस कैसे निकाली जाएगी, अदालत में दावा किस प्रकार से पेश किया जाएगा, उसमें मुख्य परीक्षण कैसे होगा, प्रति परीक्षण कैसे होगा, बीच में किस प्रकार से जो आदेश पेश होते हैं उनके वो किस प्रकार से पेश किए जाएंगे, इन सब पे भी सर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और उसकी ई बुक भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।